क्या आप भी ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो आपके आसपास या आपके मिलने जुलने वाले, जो पहले अच्छा काम करते थे परंतु आजकल उनकी काम करने की क्षमता में कमी आ गई है, जो दिन भर थके थके से रहते हैं, अच्छी नींद अच्छा खाना खाने के बावजूद भी थोड़ा सा काम करते हैं उनको थकावट जल्दी हो जाती है, उनकी याददाश्त में कमी है, उनके काम करने की कंसंट्रेशन में कमी है, सारे दिन वो अंगड़ाई तोड़ते रहते हैं या उबासियाँ लेते हैं, या जो हम काम करने को उनको बोलते हैं वो काम कम करते हैं। जी हाँ, ये भी एक तरह की मेडिकल कंडीशन है। आज हम बात करेंगे इसी कंडीशन के बारे में कि ये क्या है, क्या इसका कारण है, क्या इसका इलाज है और ये क्यों मिलती है। इस मेडिकल कंडीशन का नाम है क्रॉनिक फटीग और ख़ास करके ये महिलाओं में ज़्यादा मिलती है पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 4 गुना मिलती है। व्यक्तियों में ये 20 साल से लेकर के 50 साल तक के उम्र के व्यक्तियों में ये ज़्यादा मिलती हैं। और अब तो आजकल के खान पान और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये 20 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में या बच्चों में भी मिलनी शुरू हो गई है। इस तकलीफ के कारण उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं, जिससे कई बारी तो उनकी आगे जा कर के काम करने की क्षमता कम होने की वजह से उनकी जीवन यापन के लिए जो वो नौकरी करते हैं उसमें भी उनका दिक्कत होती है। जब किसी व्यक्ति में ये 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक ये कंडीशन रहती है, फिर इसे हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का नाम देते हैं। इसके क्या कारण हैं, आइए जानें। इसके कारणों में अगर हम बात करें तो मुख्यतः न्यूट्रिशन की कमी, जिसमें मुख्यतः माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, इसके अलावा आयरन, इसके अलावा कैल्शियम। आजकल का लाइफस्टाइल जिसमें मुख्यतः सारे दिन लोग घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर ओपन एनवायरनमेंट में या धूप में निकलने का काम कम पड़ता है। धूप में या आउटडोर एनवायरनमेंट में नहीं निकलने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी के होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं और शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां उस लेवल तक मजबूत नहीं रह पाती, जिसकी वजह से जोड़ दुखने शुरू हो जाते हैं। जोड़ दुखने शुरू हो जाते हैं तो व्यक्ति सारे दिन थका थका से महसूस रहता है। इसके अलावा खाने में न्यूट्रिशन की कमी। खाने में न्यूट्रिशन की कमी की जहाँ तक हम बात करें, पहले खाने की थाली में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर या रेशा, इन सभी की सम मात्रा रहती थी, जिससे सम मात्रा में न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता था। परंतु आजकल हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट होते तो हैं परंतु वो शरीर में जल्दी से जाकर के जल्दी अपनी ऊर्जा रिलीज कर देते हैं और जल्दी ही ऊर्जा वो खत्म हो जाती है। शरीर उस ऊर्जा को मेंटेन नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से थकान महसूस होती है। इसके अलावा खाने में प्रोटीन की कमी होने की वजह से मसल्स जो हैं वो कम डेवलप होती हैं। मसल्स कम डेवलप होने की वजह से मसल्स वीक रहती हैं, तो मसल्स वीक रहने की वजह से थकावट महसूस होती है। दूसरा इसका कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की अगर अपन बात करें तो व्यक्ति आजकल देखा जाता है कि 8 से 10 घंटे तक लेटे लेटे काम करते हैं या ज़्यादा देर कंप्यूटर के ऊपर या टीवी देखते रहने से वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम कर देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से शरीर में मोटापा बढ़ता है जिसकी वजह से मसल्स वीक होती हैं और ये आगे जाकर के थकान का कारण बनता है। इसके अलावा एक और कारण है जिसमें जो है नींद की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। पहले जो देखा गया था कि व्यक्ति जल्दी सोते थे, आजकल व्यक्ति अपने जीवन व्यापन की वजह से या मोबाइल का स्क्रीन टाइम अधिक होने की वजह से वो लेट सोते हैं जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नींद में हमारे शरीर में एक तो रिपेयर मैकेनिज्म चलता है। शरीर के में जो भी दिन में वेयर एंड टियर या टूट फूट होती है वो नींद में ही शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। इसके अलावा नींद में शरीर हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को काम करने की सहायता देते हैं। नींद पूरी नहीं होने की वजह से शरीर पूरा रिपेयर नहीं हो पाता है तथा व्यक्ति अगले दिन थका थका सा महसूस करता है, उसकी आंखें भारी भारी रहती हैं और वो काम करने में उसका मन नहीं लगता है। इसका एक और कारण है अनीमिया।
प्रोटीन आयरन के साथ मिलकर शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब शरीर के सेल्स को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा तो वो काम कैसे करेंगे। इसी के साथ देखा गया है जब खून की कमी होती है तो व्यक्ति थका थका सा महसूस करता है। वो थोड़ी देर चलता है तो थोड़ी देर उसमें बैठना पड़ता है, उसके चेहरे में सूजन रहती है। इसके अलावा पानी की कमी भी इसका एक मुख्य कारण है। आजकल के जनरल ओपीडीज में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति पानी बहुत कम पीते हैं। जितनी शरीर को पानी की ज़रूरत है वो उससे बहुत कम पानी पीते हैं। जैसे 20 kg पर बॉडी वेट के अनुसार 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जब पानी की कमी होती है तब शरीर जो अपना कार्य पहले अच्छे तरीके से कर पाता था वो नहीं कर पाता है, क्योंकि मुख्यतः देखा गया है कि शरीर में 70% हिस्सा पानी का ही होता है। इसके अलावा डिप्रेशन में भी व्यक्ति का काम करने में मन नहीं लगता है। वो थका थका सा महसूस रहता है, उसको सारे दिन आलस्य, नींद, कंसंट्रेशन की कमी, ये सब शिकायतें उसमें होती हैं। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में भी ये तकलीफ होती है और डायबिटीज़। इसके अलावा लो इम्यूनिटी, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी लो होती है उसमें भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति हार्ट डिजीज से कहीं ना कहीं ग्रसित है उसमें भी ये लक्षण मिलते हैं। अंततः वायरल इन्फेक्शन, जो हमने अभी देखा कि कोविड के इन्फेक्शन के बाद जिन व्यक्ति को कोविड हुआ वो कोविड से उभरने के बाद कई दिन तक उनके शरीर में थकान रही। आइए अब हम बात करते हैं कि इस समस्या में हमको क्या क्या लक्षण मिलते हैं। इसमें मुख्यतः लक्षण मिलते हैं थकान। ये वो थकान होती है जो थोड़ी देर आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती है। अमूमन अपन देखते हैं कि अगर किसी का शरीर में थकान रहती है तो अगर थोड़ी देर आराम करता है तो वापस से आराम करने बाद उसका शरीर एक्टिव रहता है, उसकी शरीर में थकान दूर हो जाती है। परंतु ये जो थकान है ये आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती है। व्यक्ति वापस से थका थका महसूस करता है पूरे दिन, तथा ये थकान प्रतिदिन भी रह सकती है, कुछ समय के लिए भी रह सकती है और कोई दिन रहेगी और कोई दिन नहीं रहेगी। अलग अलग व्यक्तियों में इसके अलग अलग लक्षण मिलते हैं। व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की थकान रहेगी, उसका काम में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा नींद जो लगातार 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। व्यक्ति को पूरी रात लगातार नींद नहीं आएगी, वो बीच में टूट करके नींद आएगी। नींद में हमने देखा है कि 5 साइकिल होते हैं और नींद का हर साइकिल जरूरी है। हर साइकिल का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि शरीर नींद में ही अपने आप को रिपेयर करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अलावा व्यक्ति को भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, जिससे उसका वजन भी या तो कम हो सकता है या उसमें मोटापा आ सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जैसे उसके काम करने की हिम्मत कम होना। व्यक्ति थोड़ी देर काम करेगा, 1 घंटा अगर उसने काम किया तो उसको लगेगा बस अब मेरे को आधा घंटा आराम करने की ज़रूरत है। सर दर्द होना, चक्कर आना, खास करके जब वो बैठ के उठता है तब उसको चक्कर आते हैं। ठंडा पसीने आना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, देखने में बीमार सा लगना। अब हम बात करेंगे डायग्नोज की। कैसे चिकित्सक डायग्नोज करता है कि व्यक्ति को यही समस्या है, कोई और नहीं। यह समस्या के निदान के लिए व्यक्ति की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में शारीरिक और मानसिक दोनों, क्योंकि उसके शारीरिक के जो लक्षण उसके आ रहे हैं उन लक्षणों के आधार पर ही जो उसको टेस्ट रिक्वायर्ड है वो टेस्ट कराए जाते हैं, तथा मानसिक रूप से वो स्वस्थ है कि नहीं है, जिसकी वजह से उसका शरीर जो है वो थका थका सा रहता है, ये भी जानना जरूरी है। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट जिसमें CBC, CRP, ESR, लीवर के टेस्ट, किडनी के टेस्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन स्टडीज और स्लीप स्टडीज भी करवाएं, क्योंकि देखा गया है कि जब नींद नहीं आती है तो उसका कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है, जो स्लीप स्टडी कराने से ही अपने को पता लगता है। इसके अलावा व्यक्ति की मानसिक स्थिति जानने के लिए आप उसको MRI ब्रेन भी करवा सकते हैं। खून की जांचों में थायराइड के और कार्डियक इवेल्यूएशन भी होना चाहिए। आइए अब हम बात करेंगे इस समस्या के इलाज के बारे में। इलाज को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है स्लीप मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। अब अपन हम बात करते हैं स्लीप मैनेजमेंट। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूर ले, क्योंकि नींद अगर उसकी पूरी नहीं होगी तो शरीर रिपेयर नहीं होगा। शरीर रिपेयर नहीं होगा तो वो अगले दिन थका थका से महसूस रहेगा। अपने जीवन व्यापन के लिए अगर वो कोई भी काम करता है तो उसमें उसको एडजस्ट करें थोड़ा।
एक निश्चित समय पर सोए और निश्चित समय पर उठे। बिस्तर में जाने से 1 घंटा पहले मोबाइल को या किसी भी स्क्रीन गैजेट को मत देखें, क्योंकि व्यक्ति जब कोई भी स्क्रीन गैजेट देखता है तो जब आंखें खुली रहती हैं और स्क्रीन सामने रहती है, स्क्रीन की रोशनी से दिमाग को सिग्नल जाता है कि अभी दिन है, सोने का समय नहीं है। आंखें जब बंद होगी तभी दिमाग ये हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से नींद आती है। और ये भी देखा गया है कि स्क्रीन टाइम में आजकल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक ना एक वीडियो चलती रहती हैं, व्यक्ति को ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार की एप्लीकेशन से व्यक्ति को एक एडिक्शन सा हो जाता है, जिससे उसको पता ही नहीं लगता कि कब उसने मोबाइल चालू किया और कब उसका कितना समय निकल गया। इससे भी अगले दिन वो नींद उसकी पूरी नहीं होती, तो अगले दिन वो थका थका सा रहता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जौ, बाजरा, मक्का और इसके अलावा मोटे अनाज, या अगर अपन महीन अनाज भी, गेहूं भी खाते हैं तो उसको भी थोड़ा दरदरा पीस के या मोटा पीस के खाएं, जिससे पेट में वो लंबे समय तक रहे तथा उसकी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो। जब ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है तो शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती है तथा वो थका थका हुआ महसूस नहीं करता है। इसके अलावा देखा गया है कि भारतीय खाने में प्रोटीन की मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है। ये WHO का मानना है कि 1 किलो बॉडी वेट के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन हर व्यक्ति को चाहिए, परंतु भारतीय खाने की थाली में ये आधे से भी कम है, जिससे मसल्स इंप्रूव नहीं होती हैं। मसल्स इंप्रूव नहीं होती हैं तो जिससे व्यक्ति थका थका सा रहता है, क्योंकि मसल्स ही हैं जो शरीर को कोई ना कोई एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। प्रोटीन रिच डाइट खाएं, जिसमें आप डेयरी प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, हर प्रकार की दालें और नट्स ये खा सकते हैं। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन जो है वो फिश और मीट का सेवन भी और एग्स का सेवन भी कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन का सोर्स दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसको पूर्ति करने के लिए उनको बाहर से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, जिससे उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए तो बहुत थोड़ी मात्रा में है, परंतु वो उनका काम शरीर में बहुत बड़ा है। इसमें विटामिन डी जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी है, और विटामिन B12, इसके अलावा आयरन और विटामिन ए, बी, सी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सक्षम है। इसमें से बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमको रोज के खाने पीने में नहीं मिलते हैं। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए भी आप चिकित्सक से मिलके कोई अच्छे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि देखा गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज़्यादा लेटे रहने से पूरे दिन में बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो पूरे दिन में 100 कदम भी नहीं चलते हैं। अगर शरीर को हम जितना यूज करेंगे उतना ही हेल्दी रहेगा। जिन व्यक्तियों को थकान रहती है वो सोचते हैं कि हम लेटे रहेंगे तो थोड़ा हो सकता है थकान में आराम मिल जाए, परंतु ये स्टडीज में देखा गया है कि जिनको थकान रहती है अगर वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो उनको थकान से राहत मिलेगी। एक्सरसाइज के लिए आप सुबह जल्दी उठें और योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इसके अलावा लाइट साइकिलिंग, आप जॉगिंग और रनिंग जो आपको अच्छा लगे इनमें से आप वो कर सकते हैं। शरीर के लिए रोज 1 घंटा जरूर निकालें। इसके अलावा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में ये पॉइंट ऊपर बताए गए तीनों पॉइंट से मिलकर बना है, जैसे अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोएं और शरीर को एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा घर के बाद अपना समय व्यतीत करते हैं वो है हमारा वर्किंग प्लेस में 90/20 का रेशो जरूर अपनाएं। 90/20 रेशो का मतलब है 90 मिनट काम करने के बाद 20 मिनट अपने शरीर को थोड़ा टहलाएं, अपनी चेयर से उठें, थोड़ा इधर उधर घूम के आएं, जिससे आपकी कंसंट्रेशन में भी इंप्रूवमेंट होगी और आपकी याददाश्त और शरीर की काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज या थायराइड की समस्या है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने चिकित्सक से मिलें तथा उसके बताए गए अनुसार दवाइयां लें और अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। और आजकल देखा गया है कि बच्चों में तकलीफ ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी उनमें बहुत कम हो गई है। खाने में वही बात है कि वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जगह सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं। शहरी लाइफस्टाइल के बच्चे आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और प्रोटीन्स की कमी होती है। अगर बढ़ते समय में भी ये न्यूट्रिशन की वैल्यूज वो ज़्यादा नहीं लेंगे तो आगे आने वाली उम्र में उनके लिए समस्या
ये ज़रूर पैदा होगी। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर अपन आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में हम इसके लिए योग, जिसमें सूर्य नमस्कार, जिसमें पूरे शरीर की एक तरीके से स्ट्रेचिंग होती है, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे द्वारा बताए गए इन सभी उपायों के बाद में भी अगर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है तो वो एक आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाकर के अपनी मसाज थेरेपी ले सकता है। मसाज थेरेपी में क्या होता है कि अलग अलग दर्द निवारक और शरीर में टॉक्सिन्स दूर करने वाले तेलों से उसकी मसाज की जाती है। मसाज करने से बॉडी में दर्द पैदा करने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर से बाहर जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन की इंप्रूवमेंट होती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो शरीर हेल्दी रहता है। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। हो सकता है कोई व्यक्ति इस व्याधि से या इस समस्या से पीड़ित हो और वो इस वीडियो को देख के अपनी समस्या का हल मिल जाए उसे। धन्यवाद।